साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम आलोचना विधा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं आलोचकों के कथनों को देखेंगे, उनकी पंक्तियों को देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं रामविलास शर्मा की, और इनके अलावा हम रामविलास शर्मा को देखेंगे, नगेंद्र को देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र को, और नामवर सिंह को देखेंगे। इसके बाद जितने भी आलोचक हुए हैं, जितने भी प्रसिद्ध आलोचक हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, इनकी पंक्तियों को देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आलोचना से जो भी पंक्तियां पूछी जाती है, इतिहास ग्रंथों जिससे जो पंक्तियां पूछी जाती हैं, उसको हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लास को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से मजबूत बनाइए। पहला तथ्य है रामविलास शर्मा के बारे में कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक और भाषाविद एवं कवि हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? उन्नाव में हुआ था। उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और निधन इनका कब हुआ था? इनका निधन हुआ था सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, जन्म और निधन के वर्ष याद रखिएगा। आलोचना विधा में आलोचकों के जन्म एवं निधन के वर्ष को याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला तथ्य है डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रथम समीक्षा कृति प्रेमचंद 1941 ईस्वी है। इसमें उन्होंने प्रेमचंद का मार्क्सवादी ढंग से विश्लेषण करने का प्रयास किया है। तो रामविलास शर्मा की प्रथम समीक्षात्मक कृति कौन सी है? यह है प्रेमचंद, जो कि 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद पर रामविलास जी की दूसरी पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग है, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पहली पुस्तक की अपेक्षा प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन के भीतर चल रहे तत्कालीन विवादों से बहुत सीधे रूप में यह संबद्ध है, जुड़ी हुई पुस्तक है। समीक्षकों ने डॉक्टर रामविलास शर्मा को सैद्धांतिक चिंतन को देखते हुए उन्हें वस्तुवादी घोषित किया है, परंतु उनकी कला संबंधी स्थापनाओं का गहनता से अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने कलात्मकता के महत्व पर निषेध नहीं किया है। ऐसे तथ्यों को जब हम पढ़ते हैं तो जो असर्शन रीजन वाले प्रश्न बनते हैं, तो वो प्रश्न गलत नहीं होते हैं। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने काव्य सर्जना में रूप, भावना और विचार, इन तीनों के सम्यक योग पर बल दिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने काव्य प्रयोजन, स्वांतः सुखाय या आत्म परितोष में विश्वास नहीं किया है। उनकी सुस्पष्ट धारणा है, कवि और कलाकार का कर्तव्य होता है कि वह उत्पादन संबंधों व उत्पादन शक्तियों के संघर्ष को समझे और अपनी कला द्वारा विकासमान शक्तियों को सहारा देकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करके मनुष्य और समाज की मुक्ति की ओर अग्रसर हो। तो यह रामविलास शर्मा का कथन था। इस कथन को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पूरा कथन नहीं तो आधा पूछा जाता है परीक्षाओं में, छोटा करके कथन को पूछा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने श्रृंगार के महत्व को स्वीकार करते हुए करुणा को काव्य का सर्वोपरि गुण माना है। यह भी प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की दृष्टि में दर्शन और विज्ञान की अपेक्षा कविता का प्रभाव अधिक व्यापक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार काव्य में सूक्तियां ही अपेक्षित नहीं है, उसमें मानव जीवन का सजीव चित्रण भी होना चाहिए। रामविलास शर्मा की मान्यता है कि हम टिकाऊ और प्रभावशाली साहित्य की रचना तभी कर सकेंगे जब समाज की गतिविधियों को पहचानेंगे, समाज के प्रगतिशील वर्ग से नाता जोड़ेंगे, प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विरोध करेंगे और अपनी रचना द्वारा समाज की प्रगति में सहायक होंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग के साहित्यकारों में भारतेंदु की प्रशंसा विशेष रूप से की है। उनके अनुसार भारतेंदु ने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार यह रामविलास शर्मा का कथन है। कथन अलग से भी देखेंगे और साथ में जो तथ्य चल रहे हैं इसमें भी देखने वाले हैं। तो एक जगह कथन करवाने वाली हूँ मैं आगे चलकर, तो क्लास को पूरा देखिए। साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई उसका पहला चरण है द्विवेदी युग, और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में होता है। यह रामविलास शर्मा का कथन है। यह कथन पूछा जा सकता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को एक ठोस दार्शनिक आधार दिया, रस की अलौकिकता का निषेध और रीति ग्रंथों की सीमा में बंधे समीक्षकों का विरोध किया।
मुंशी प्रेमचंद जी डॉक्टर रामविलास शर्मा के प्रिय लेखक हैं क्योंकि उन्होंने जनता को अपनी कला का शक्ति स्रोत माना। वे इस बात के प्रमाण हैं कि जनता से अलग रहकर महान साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला संबंधी समीक्षा उनके समीक्षक व्यक्तित्व के चरम उत्कर्ष की साक्षी है। रामविलास शर्मा ने निराला की आलोचना लिखी थी, निराला के जीवन संबंधी आलोचना भी लिखी थी, रचना संबंधी आलोचना 3 भागों में इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम इन्होंने लिखा था निराला की साहित्य साधना, और 3 खंड प्रकाशित हुए थे। पहला खंड प्रकाशित हुआ था 1969 ईस्वी में, और दूसरा खंड प्रकाशित हुआ था 72 ईस्वी में, और तीसरा खंड प्रकाशित हुआ था 76 ईस्वी में। तो 3 खंड प्रकाशित हुए निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक ग्रंथ के। अगला तथ्य है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के मतानुसार मुक्ति बोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष की गाथा है। उनके आत्मसंघर्ष के अनेक स्तर हैं। एक स्तर है निम्न वर्ग की भूमि को छोड़कर सर्वहारा वर्ग से तादाम्य स्थापित करने का। दूसरा स्तर है मन के दुःस्वप्नों, पाप बोध, मृत्यु चिंतन, असामान्य मानसिक स्थिति से निकलकर स्वयं को, संसार को वस्तुगत रूप से देखने का। और तीसरा कौन सा है? तीसरा स्तर वह है अपनी काव्य कला को निरंतर विकसित करने का। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद और लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार शमशेर बहादुर सिंह का काव्य रीतिवादी रोमानी, सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की दृष्टि में नागार्जुन का काव्य दृढ़ क्रांति भावना से की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र की, इनसे संबंधित थोड़े से तथ्य देख लेते हैं और थोड़ी सी आगे जाएंगे हम, तो इसमें हम डॉक्टर नगेंद्र के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। क्लास में पूरा बने रहिए। आप बहुत ही कम समय तक क्लास को देखते हैं, क्लास को पूरा देखा करिए। वह बहुत ही जरूरी होता है कि आप आधे अधूरे तथ्यों को न जाने, पूरे तथ्यों को जाने, ताकि परीक्षा में आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हो। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1915 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1915 ईस्वी को अलीगढ़ में, और इनका निधन हुआ था 1999 ईस्वी में। ये एक रसवादी आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनके तथ्यों को देखते हैं। हिंदी आलोचना के शुक्लोत्तर युग में सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर नगेंद्र का सर्वोत्तम स्थान है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल की भूमिका में रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि आदि की विवेचना सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से की है। डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना कर्म से संस्कृत, ग्रीक और अंग्रेजी साहित्य शास्त्र की प्राय सभी महत्वपूर्ण विचारधाराएं एवं धारणाएं हिंदी साहित्य शास्त्र में प्रविष्ट हो सकी। डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचक की आस्था, जो कि 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, निबंध संग्रह के प्रथम 3 निबंधों में अपनी साहित्यिक मान्यताओं को स्पष्ट किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने I.A. रिचर्ड के समान ही साहित्य संबंधी विचारधारा को 2 रूपों में स्वीकार किया है। पहला है मूल्यवादी विचारधारा और दूसरी कलावादी विचारधारा। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य के 3 तत्वों भाव, कल्पना और बुद्धि में से भाव को प्रमुखता दी है। प्रश्न बन सकता है, तो यह तथ्य इंपॉर्टेंट है। किसको प्रमुखता दी है? भाव को। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य को कल्पना और सौंदर्य के मिश्रण से प्रसूत माना है। पाश्चात्य आलोचकों में डॉक्टर नगेंद्र I.A. रिचर्ड और क्रोचे से विशेष रूप से प्रभावित हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं फ्रायड के दर्शन को एकांगी और उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दुरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। काम जीवन का मुख्य अंग है पर सर्वांग नहीं। ऐसी दशा में मैं फ्रायड के सिद्धांत को जीवन दर्शन के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। डॉक्टर नगेंद्र रस को शुद्ध मानवीय अनुभूति के स्तर पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा हैं। यह छोटा सा कथन देकर पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन है, तो सुमित्रानंदन पंत का कथन है, रस की अजस्र एवं निगूढ़ आनंद साधना के लिए जिन बौद्धिक तथा हार्दिक गुणों जैसे कि अभिप्सा, सूक्ष्म संवेदन क्षमता, अंतर्दृष्टि, संकल्प शक्ति, सत्य की प्रतीति तथा निश्चल निष्ठा आदि की आवश्यकता होती है, वे डॉक्टर नगेंद्र में प्रचुर मात्रा में है। सुमित्रानंदन पंत जी का यह कथन है, बीच बीच से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नामवर सिंह को देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में। आलोचकों के जन्म एवं निधन के वर्ष याद रखिए। इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में, जीएनपुर चंदौली में हुआ था। निधन कब हुआ था इनका?
इनका निधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं इनके कुछ तथ्यों को। डॉक्टर नामवर सिंह के साहित्य के रूप विश्लेषण के माध्यम से वस्तु और रूप के द्वंद्वपूर्ण तनाव की पहचान करने वाले आलोचक हैं। डॉक्टर नामवर सिंह रूपवाद या कलावाद के खतरों के प्रति उतने ही सचेत हैं जितने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुंठित समाजशास्त्र और पतनोन्मुख कलावाद के विरुद्ध डॉक्टर नामवर सिंह सदैव संघर्षशील रहे हैं। रेले वेलेक और F.R. लिविक की भांति डॉक्टर नामवर सिंह भी सिद्धांत शास्त्री न होकर आलोचक हैं, जिनके लिए आलोचना आस्वाद भी है, सार्थक विश्लेषण और मूल्यांकन भी है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार यह नामवर सिंह का एक कथन है, सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद के मूल में है, उसका बाई प्रोडक्ट नहीं है, फोकट कमाल नहीं है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार यह भी एक कथन है, हिंदी कविता की अपेक्षा कहानी में स्वस्थ सामाजिक शक्ति कहीं अधिक है और आज उपन्यास की तरह कहानी सामाजिक परिवर्तन के लिए जोरदार साहित्यिक शस्त्र का काम कर रही है। यह भी कथन इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा साथ में। कलात्मक सौंदर्य के आधार पर शीर्षक निबंध कलात्मक सौंदर्य के आधार शीर्षक निबंध में नामवर सिंह ने प्रयोगवादियों द्वारा काव्य के रूप को अनावश्यक महत्व देने की कटु आलोचना की है। डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रयोगवादी विचारधारा को सर्वथा अस्थायी और महत्वहीन दौर बताकर प्रगतिवाद का ही नवीन उत्थान नई कविता के कलेवर में प्रतिपादित किया। डॉक्टर नामवर सिंह की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां ये रचना है, इसमें छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विवेचन किया गया है। पूछा जा सकता है कि किसका विवेचन नहीं है? इसमें छायावाद का है, रहस्यवाद का, प्रगतिवाद का और प्रयोगवाद का विवेचन किया गया है। एक साहित्य की डायरी में की समीक्षा में डॉक्टर नामवर सिंह ने स्पष्ट किया है कि जो नई कविता निम्न वर्ग के जीवन संघर्ष को यथार्थ के धरातल पर व्यक्त करती है, उसके केंद्र में अज्ञेय नहीं मुक्ति बोध है। दूसरी परंपरा की खोज में डॉक्टर नामवर सिंह ने पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पर विचार के बहाने भारतीय संस्कृति और साहित्य की लोकोन्मुखी क्रांतिकारी परंपरा को खोजने का सर्जनात्मक प्रयास किया है। डॉक्टर नामवर सिंह की एक रचना है, पूछी जा सकती है परीक्षाओं में, इसकी विधा पूछी जाती है। नाम इस प्रकार का है कि विधा पूछी जा सकती है। यह है जमाने से दो दो हाथ। ठीक है, इसको नोट करिए, जमाने से दो दो हाथ, यह पूछी जा सकती है और यह आलोचना विधा की रचना है, लेकिन नाम से नहीं पता चलता है कि आलोचना है। कब है यह है 2010 में। उसको याद रखिएगा, जमाने से दो दो हाथ नामवर सिंह की आलोचना विधा की पुस्तक है, विधा इसकी पूछी जा सकती है। और दूसरी परंपरा की खोज जो ये है, यह 1982 ईस्वी में यह रचना इनकी प्रकाशित हुई थी। अब देखते हैं हम आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन को, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर परीक्षाओं में। सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं, क्योंकि आलोचना विधा की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। इन्होंने नाटक नाम का एक छोटा सी रचना लिखी थी, निबंध लिखा था। रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं, कभी अनुभव में आवे मानिए, न आवे न मानिए। शुक्ल जी का एक कथन है, कविता का संबंध बाह्य की व्यक्त सत्ता से है। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, और शुक्ल जी के सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और परीक्षाओं में आजकल पूछी जाने लगी है। ठीक है, एक कथन है यहाँ पर, हृदय के प्रभावित होने का नाम रसानुभूति है। ठीक है, यह भी कथन है, मैंने बाद में से इसको ऐड किया है। जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। यह किसी परीक्षा में पूछा गया कथन है, तो इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी का एक और कथन है, कहते हैं कि अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। कोई भी वाक्य कहते हैं हम, उक्ति यानी कोई भी अगर हम वाक्य कहते हैं, तो वो काव्य तभी हो सकती है जब वह हृदय के किसी भाव से संबंधित हो। ठीक है, प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। शुक्ल जी, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि हृदय में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भाव पूर्ण मूर्त विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। यह भी शुक्ल जी का कथन है।
संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। यह भी शुक्ल जी का कथन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जिनको मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ उनको जरूर याद करिए, उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण है। प्रेमचंद जी का कथन है। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। जयशंकर प्रसाद का कथन है। आदर्शवाद जहाँ आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। तो यथार्थवाद को पथरीली धरती किसने कहा था? यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। तो जयशंकर प्रसाद का कथन है, प्रश्न पूछा जा सकता है यथार्थवाद को पथरीली धरती किसने कहा? ठीक है। यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, यह जयशंकर प्रसाद जी का कथन। जयशंकर प्रसाद का एक और कथन है, कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम में अभिव्यक्त देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत का एक कथन देखते हैं, कहते हैं कि कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। काव्य में शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा सौष्ठव मुक्त छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। यह निराला का कथन से कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि मुक्त छंद का संबंध अधिकतर हम निराला से ही देखते हैं, पंत से नहीं। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि यह सुमित्रानंदन पंत का कथन है। अगला कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ये कहते हैं कि कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। साहित्य का उद्देश्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सार्वभौमिक करना है, संकीर्ण एक देशीय नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कथन है। छायावादी कवियों में निराला ही सबसे अच्छे आलोचक माने जाते हैं। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला जी का यह कथन कई परीक्षाओं में अब तक पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। महादेवी वर्मा का कथन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके कथन भी परीक्षाओं में अब पूछे जाने लगे हैं। भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। महादेवी वर्मा का कथन है। अगला कथन है मुक्तिबोध का। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है, उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। श्रीकांत वर्मा का एक कथन देखते हैं, किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। जिंदगी के एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी हैं और ये कविताएं ही उनका जीवन वृत्तांत है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसने अपने एक एक तनाव को एक बार तो अपने जीवन में जिया है और दूसरी बार अपनी कविताओं में जिया है, तो वो थे गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती और कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती हैं। शमशेर बहादुर सिंह का कथन है और यह मुक्तिबोध के संबंध में कथन है। पूछा जा सकता है कि किसके संबंध में कथन है। अब यहाँ पर इसे डॉट डॉट दे दे और यहाँ पर भरने वाला स्थान रहेगा कि किसका कथन है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के कथन बन सकते हैं। किसके लिए कथन है? यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। डॉक्टर नामवर सिंह जी का कथन है। नामवर सिंह का और कथन है, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। छोटे कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, परीक्षाओं में ज्यादातर छोटे कथन पूछ लिए जाते हैं, बड़े कथन को भी छोटा करके पूछा जाता है। ठीक है, और अगला तथ्य है, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। इंपॉर्टेंट कथन है यह डॉक्टर नामवर सिंह का। ठीक है, नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। किसका कथन है? नामवर सिंह का। रामविलास शर्मा का कथन देखते हैं, जिसके पास उच्च कोटि के विचार नहीं है, भावावेश नहीं है, यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं है, वह कला को निखारने की कोशिश करके उत्कृष्ट साहित्य नहीं रच सकता। रामविलास शर्मा।
रामविलास शर्मा का कथन है कि माना कि काव्य से आनंद आता है, लेकिन किस तरह का आनंद आता है, उससे आपके कर्ममय जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, किस तरह के संस्कार आपके मन में बनते बिगड़ते हैं, ये तमाम समस्याएं काव्य शास्त्र की समस्याएं हैं। कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा प्रस्वेद होती है। अतः जिस व्यक्ति की जीवन साधना अधूरी है, उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। रामधारी सिंह दिनकर का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है यह। अगला कथन देखते हैं, दिनकर जी का ही कथन है। कविता में ऐसी प्राणवत्ता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर से मनुष्यों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए। डॉक्टर नगेंद्र के कथन को देखते हैं। कहते हैं कि मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह से हावी हो जाते थे। कला साहित्य का बाह्य रूप, जब हम डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो कई जगह पर ऐसा लिखते हैं, जैसे वो लिखते हैं चाहते हैं कि वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को नकारे, लेकिन कुछ तर्क देकर अंत में उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तर्कों को मानना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये लिखते भी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तर्क, अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह से हावी हो जाते थे। अगर आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ेंगे तो इस कथन को आप आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि मैं समझा दे रही हूँ कि जब डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में जगह जगह पर शुक्ल जी के तर्कों का प्रयोग करते हैं, शुक्ल जी की जो तथ्य हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो उसके मान्यताओं को हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तरह खंडित करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। बाद में वो कुछ तथ्य जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित है उन्हीं को मानकर आगे बढ़ जाते हैं। तो यह उस कथन के संबंध में है, उसके संबंध में है। शांति प्रिय द्विवेदी का एक कथन है कि कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त है। शांति प्रिय द्विवेदी का एक और कथन है कि कविता अंतर जगत की वाणी और भावनाओं का सुघरतम रूप है। सुघरतम यानी कि सुंदरतम रूप है, शांति प्रिय द्विवेदी जी का कथन है। और गुलाब राय का एक कथन है कि अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। छोटा सा कथन पूछा जा सकता है कि अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, किसका कथन है? तो यह गुलाब राय जी का कथन है। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। यह थी आज की क्लास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी यह। इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगली क्लास में जो भी आलोचना की 2 क्लासेज हुई हैं उनको मिला करके हम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में आलोचना विधा के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।